मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात अमरवाड़ा की। उपचुनाव को लेकर अब प्रचार का शोर बढ़ गया है, लेकिन वोटर पर किसका जोर चलेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। छिंदवाड़ा में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं कांग्रेस को अमरवाड़ा में जीत की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि अमरवाड़ा की जनता कमल पर मोहर लगाएगी। उधर कांग्रेस का दावा है कि जनता ने बीजेपी की नीतियों को समझ लिया है। दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता अपना नेता चुनेगी, उसके लिए जनता ही तय करेगी। उपचुनाव की ताल हाथ वर्सेस कमल, साख की लड़ाई हार जीत पर आई। कमलनाथ जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और तमाम हमारे सारे नेता जबरदस्त तरीके से जनता के साथ जुड़कर वहां पर चुनाव में हैं। जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रही है। अमरवाड़ा में शोर, प्रचार ने पकड़ा जोर। उपचुनाव की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से छिंदवाड़ा की जनता का विश्वास खो दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस क्षेत्र में लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अडिग रहने वाला है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को वोटिंग है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अब लड़ाई हार और जीत के साथ साख और शान की। उपचुनाव जीतना कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, तो बीजेपी के लिए ये अपनी शान बनाए रखने का सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ ढहा दिया है। आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में होगी चर्चा। तो उपचुनाव के लिए दोनों ही तरफ से प्रचार जारी है। जीत का दावा दोनों ही दलों की ओर से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इन दावों के आधार पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन महाडिबेट के सवाल क्या है, किन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी, सबसे पहले वो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, प्रचार जारी, दोनों ही दलों के दिग्गज उतरे हुए हैं, लेकिन कौन पड़ेगा भारी, ये पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा, दावों का दम, दोनों ही दल कर रहे हैं दावे, दावों का दम, लेकिन कौन कितना दमदार। और तीसरा और आखिरी सवाल आज की महाडिबेट का रहेगा कि जनता का साथ इस बार किससे मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं घनश्याम पिरोनिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संतोष गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी, और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट राकेश प्रजापति जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले शुरुआत राकेश जी मैं आपके साथ ही कर रही हूं। छिंदवाड़ा के अभी जो अमरवाड़ा के समीकरणों की अगर बात की जाए, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, और जो हाल ही का रिकॉर्ड सामने आया लोकसभा चुनाव में, उसे देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अभी वहां पर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या भाव पा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने अपने उद्बोधन में किया कि सभी के अपने अपने दावे हैं और दोनों ही पार्टियां वो अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बनाई हुई है, और उसके चलते प्रदेश के और खासकर मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार यहां पर क्या कहते हैं दौरे कर रहे हैं। ये आज उनका तीसरा दौरा है। ये आज ये यहाँ पर स्टे भी करेंगे और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज के बहुत से अन्य लोगों से बैठक करेंगे। तो पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में चुनाव पर फतह पाने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रही है। वहीं दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो कांग्रेस से जीतू पटवारी ने कमान संभाली हुई थी। लगातार वो 3 दिनों तक अमरवाड़ा में कैंप किए हुए थे। अब कल से कमलनाथ ने इस चुनाव की कमान संभाली है, और लगातार वो भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और यह जो चुनाव है, ये दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह है। खासकर कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि कमलनाथ का जो 40 सालों का जो
किला था वो ढह गया है। और बड़ी संख्या में आपने जैसा देखा सुना होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के बहुत से कद्दावर नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, इसलिए परिस्थितियां बड़ी दिक्कत है। छिंदवाड़ा में धीरे धीरे खिसकता चला गया और उस आधार को बनाए रखने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही। कांग्रेस जो दिग्गज हैं, थिंक टैंक है, वो उसे भाप नहीं पाए या भापना चाह नहीं रहे थे। लेकिन सतीश एलिया जी, कमलनाथ प्रचार में उतरे हैं, लेकिन क्या नहीं लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई? देखिए, बहुत साफ बात है कि कमलनाथ के साथ लोकसभा चुनाव में बाकी के कांग्रेस ने जो किया या कांग्रेस के आला कमान ने जो किया, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कमलनाथ की जो स्थिति कांग्रेस में बन गई, उससे बहुत स्वाभाविक है कि कमलनाथ कमजोर हुए और लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र की हार से वो कमलनाथ की अंदर से मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत इंटरेस्ट वहां रहा होगा। और जो व्यक्ति है वो एक तरह से दल बदल के एक प्रयोगशाला छिंदवाड़ा बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल इस चुनाव में बल्कि करीब 40 साल से कांग्रेस को वहां हराना बहुत मुश्किल काम था। और भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव में वैसी कोशिशें की, कई बड़े नेताओं को वहां खड़ा किया। सुंदरलाल पटवा भी एक बार वहां प्रत्याशी बने, प्रहलाद पटेल भी बने। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस बात पर रहती थी कि छिंदवाड़ा में जीतना है, और अंततः इस बार वो फतह उन्होंने वहां हासिल की। और उसके लिए जिस तरह के भी प्रयास करने चाहिए सियासत में, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किए। तो कमलनाथ के पुत्र की हार एक तरह से कमलनाथ की ही हार है जी। लेकिन चूंकि वो अभी भी कांग्रेस में है और उनके क्षेत्र में वो उपचुनाव हो रहा है, तो वो उनका रस्मी तौर पर उनका वहां मौजूद रहना या सक्रिय होना, वो शायद उस तरह से सक्रिय ना हो पाए जैसे वो अपने पुत्र के लिए रहे हों, और बहुत उस पर असर ना पड़ा। क्योंकि सामान्य तौर पर होता यह है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल है सामान्य तौर पर उसको एक तरह से एज रहता है, बढ़त उसको रहती है ऑलरेडी। और मुख्यमंत्री ने भी वहां कैंप किया हुआ है। इस चुनाव को भी वो लोकसभा चुनाव की तरह ही ले रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी भी। तो जाहिर है मतलब मुकाबला चूंकि, लेकिन वो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की जमीन है, और हम ये नहीं कह सकते कि वो लोकसभा के चुनाव हारने के बाद वहां कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस है और फाइट में भी है। एज वहां पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या आता है। बिल्कुल सतीश जी, आपने बिल्कुल सही चीजों को यहाँ पर रेखांकित किया है कि जो रणनीतिक कह सकते हैं कि यहाँ पर एज भले ही बीजेपी के पास है कि भाई सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, और इस चुनाव को बाय पोल को भी वो एक चुनाव की तरह ही बिल्कुल उस तरह से लड़ भी रहे हैं। नामांकन के लिए कमलेश शाह के लिए खुद सीएम डॉक्टर यादव पहुंचे थे, हमने तस्वीरें भी देखी थी उस समय की। लेकिन संतोष गौतम जी, अभी भी क्या वजह है कि कांग्रेस उस सीट पर उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है? क्यों? क्योंकि वहां की जो एक तरह से जनता का मिजाज है वो कांग्रेस के साथ रहा है इसलिए, या आपकी पार्टी वहां मेहनत कर रही है? किस पर आपको यकीन है? अपर्णा जी, दोनों ही बातें हैं। एक तो जो छिंदवाड़ा का पूरे मिजाज रहा है पूरी लोकसभा की विधानसभा सीटों का, वो कांग्रेस के पक्ष में रहता आया है। और बहुत दिनों बाद ये पहला अवसर आया है कि कमलनाथ जी के परिवार से कोई चुनाव हार गया। नकुलनाथ जी इस बार लोकसभा चुनाव हार गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वहां कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ वहां पर मौजूद है। और जो कमलेश शाह जी भी हो, कांग्रेस के टिकट पर आज तक जीतते आए हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से वहां मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस के पक्ष में अच्छे नतीजे आएंगे और कांग्रेस पार्टी वहां विजय दर्ज करेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए कितना किया यह किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे 1.5 वर्ष को छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छिंदवाड़ा को देश और दुनिया के नक्शे पर इस तरह स्थापित कर दिया है कि छिंदवाड़ा मॉडल की बात पूरी दुनिया में, पूरे देश में होती है। लेकिन 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बुधनी आखिर वो स्टेटस क्यों नहीं हासिल कर पाया, शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं सोचा। तो एक नीति और नियत होती है, अपने लोगों से जुड़ाव होता है, और वो जुड़ाव कमलनाथ जी के प्रति है। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो कभी भी वहां इतना मजबूत नहीं हो पाया। जब पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक जुड़ी, तब जाकर कहीं उनको इस चुनाव में सफलता मिली थी लोकसभा के। और मैं समझता हूं कि जो अमरवाड़ा का चुनाव है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। घनश्याम पिरोनिया जी, कमलनाथ की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए उन्हें रिपोर्ट कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। छिंदवाड़ा अपने आप में कमलनाथ की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है, और इसीलिए क्या यही वजह है कि सब कुछ हाथ में है, लेकिन तब भी उपचुनाव के लिए भी आपकी पार्टी का हर एक दिग्गज वहां प्रचार के लिए उतरा हुआ है? देखिए अपर्णा जी, आदरणीय
कमलनाथ जी का रिपोर्ट कार्ड अगर जनमानस को भाया होता, अच्छा लगा होता, तो लोकसभा में ही उनको रिपोर्ट कार्ड का जो है विजयी होने का प्रमाण पत्र मिल जाता। इसलिए इस बात से सिद्ध होता है कि उनका रिपोर्ट कार्ड जनता ने नकार दिया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो बूथ स्तर तक मजबूत है। हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है। बूथ पे समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता सजग है। और कोई भी चुनाव हो, हम हमेशा कहते हैं कोई भी चुनाव हो, किसी एक सीट के जीतने या हारने से कोई सरकार पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से और अपने इसमें रखती है। और इसलिए चाहे केंद्र के हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे प्रदेश के कार्यकर्ता हों, और चाहे जिले के और बूथ के कार्यकर्ता हों, जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है और चुनाव हम कैसे जीते, इस हेतु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी कार्य है, हमने जो वादे किए जनता के सामने, उन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और उससे अभिभूत होकर के जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद देती है। मुझे लगता है कि आदरणीय शाह साहब जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो चुनाव में 30,000 के लगभग वोटों से जीते थे। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, और उस लोकसभा के चुनाव में जानकारी में ये है कि 20,000 की बढ़त अमरवाड़ा से हमारे विजय बंटी साहू जी को दी थी। और इसलिए 50,000 से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और कमल का पूरा खिलेगा। राकेश प्रजापति जी, बीजेपी दावा जो कर रही है वो तो आपने खुद सुन लिया, घनश्याम जी के दावे को कि कितने हजार वोटों के अंतर से बीजेपी का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। लेकिन एक सवाल मेरा ये कि कमलेश शाह, जिस तरह कांग्रेस का दावा है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीतते आए हैं, कमलनाथ का उनको सपोर्ट था, आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वहां की आवाम भी उनका साथ देते आई है। क्या कमलेश शाह को बीजेपी के टिकट पर वहां की जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? पहली बात तो ये। और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही मुकाबला है या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी इसमें कुछ रोल देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो किस पर असर पड़ेगा? देखिए, अभी आपने जैसा कहा कि ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही सीधा चुनाव नहीं है। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी है देव रावण भलागी, युवा लड़का है, और उसके जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस चुनाव के अंदर पदार्पण से ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। किसी कोई भी अभी ये दावे नहीं कर सकती कि जीत या फाइट किसी दो दलों के अंदर है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अभी लोकसभा बेरोनिया जी ने कहा जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका भी एक बहुत अच्छा वोट, उनको लगभग 18,000 करीब वोट मिला और लगभग 2-3% करीब वोटों पर लेकर उन्होंने अपनी उपस्थिति पुनः 2003 के बाद दमदारी के साथ पुनः लौटा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आपको मैं अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इतिहास बताऊं तो 2003 में मनमोहन साहब भट्टी भी उस लोकसभा अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव से जीते थे। तो ये जो लड़ाई है वो सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं रहती है। गोंडवाना के बीच में आ जाने से यह मामला त्रिकोणीय हो गया है। और जैसा कि आपने बताया कि गोंडवाना पार्टी के आने से ये इसकी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, ये कांग्रेस के ही वोट काटने का काम करती रही है। जब भी अगर देखा जाए, अगर इसके इतिहास पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने समय पर इसका उपयोग किया है। समय पर देश काल परिस्थितियों के साथ साथ जैसी परिस्थितियां बनी वैसे इसको खाद पानी देने का काम कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो बिल्कुल ये बात भी अपने आप में बिल्कुल सिद्ध होती है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो भी अगर वोट हासिल करती है वो सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। सतीश एलिया जी, जीजीपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, तो वही बीजेपी के लिए तमाम दिग्गज कमलेश शाह के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो वहां की जनता का मिजाज रहा है, क्या आपको लगता है कि जो बाइपोल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ही वहां पर जनता का मूड बन रहा होगा, या फिर जो कमलनाथ के प्रति वहां के लोगों का एक विश्वास रहा है, भले ही लोकसभा चुनाव को हम छोड़ दें लेकिन उससे पहले ही विधानसभा चुनाव में हमने देखा, तो क्या नजर आ रहा है कमलेश शाह का 3 बार विधायक होने के बावजूद भी क्या कमलनाथ के टैग से इतर जनता उनको देख पाएगी?
देखिए सब जो तीन बातें हैं इसमें। एक तो जैसा कि प्रजापति जी ने अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिक्र किया, 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था 175 सीटों का, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उपस्थिति की वजह से करीब करीब 25 सीटों का फायदा भाजपा को हुआ था। अलबत्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मनमोहन शाह भट्टी समेत 3 सीटें मिली थी, तो वो बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ हुआ था, क्योंकि उसके पहले जो आदिवासियों का बहुत बड़ा एक वोट प्रतिशत था वो कांग्रेस की तरफ रहता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी तादाद में मिला। और 2019 के बाद और 24 का अगर चुनाव देखेंगे आप, तो भाजपा को पूरे देश में भी आदिवासियों का वोट बड़ी संख्या में मिला है, उसको ज्यादा वोट मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 2008 में 18 में कमलनाथ की सरकार बनी थी, उसमें भी आदिवासी का वोट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखना यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं और वो कितना भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहुंचा सकती है या कांग्रेस को पहुंचा सकती है, उस पर भी नतीजा निर्भर ना करे तो, लेकिन मार्जिन तो कम से कम उस पर निर्भर करेगा जी। और उपचुनाव की जहां तक बात है, तो उपचुनाव में हमने मध्य प्रदेश में यह भी देखा है, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार भी गई थी। उत्तर प्रदेश ऐसा हो चुका है, मतलब सत्ताधारी दल ऐसा मध्य प्रदेश जी यूपी में भी ऐसा हुआ था, तो ये कह नहीं सकते। बड़ी जीत हासिल की थी योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहला उपचुनाव हुआ था उसमें हार गई थी बीजेपी। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। तो ये देखना दिलचस्प होगा, मतलब ये बहुत दिलचस्प होगा, और खासकर जीतू पटवारी के लिए, चूंकि उनके नेतृत्व में ही ये बड़ा कमाल हुआ है कि कांग्रेस 29 की 29 सीट हारी है मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ के लिए जितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है, उससे कहीं ज्यादा जीतू पटवारी के लिए उनका अध्यक्ष पद, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है, वो उस पर भी आगे जारी रहेगा नहीं रहेगा, इस पर निर्भर ये जो उपचुनाव है अमरवाड़ा का, उस पर निर्भर करेगा उनकी जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, कमजोर स्थिति है उनके भी, वो और भी कमजोर हो सकती है यदि वो नहीं जीतती है कांग्रेस, और जीत गई अगर तो उनको एक तरह से लीड मिल जाएगा। जीतू पटवारी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम उनके रिपोर्ट कार्ड में जो रेड डॉट अब तक लगते आए, तो कम से कम ग्रीन आसे तो येलो डॉट ही लग जाए। देखिए जीतू पटवारी जी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से उनका मेहनत करना वह फर्ज बनता है और ये इसके ऊपर उनका भविष्य निर्धारित होगा ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं जीतू पटवारी जिस प्रकार से हर चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ अपनी ताकत लगाते हैं, उसी प्रकार से अमरवाड़ा के चुनाव में अपनी ताकत लगा रहे हैं। जहां तक अमरवाड़ा सीट का संदर्भ है, 1960 के बाद से हुए जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार कांग्रेस पार्टी वहां से जीती है, तो एक प्रकार से माना जा सकता है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। और हमने पूर्व में भी देखा, उपचुनावों के नतीजे भी देखे हैं। हमारी जो डबरा की सीट थी उसमें 54,000 से इमरती देवी जीती थी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, तो बाद में जब इमरती देवी कांग्रेस से गद्दारी करने के बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ी तो बुरी तरह से चुनाव हारी, एक बार नहीं 2 बार हारी। तो हमें मानना चाहिए कि अमरवाड़ा की सीट पर भी वही इतिहास दोहराया जाएगा और कमलेश शाह इमरती देवी बनने में अधिक समय नहीं लगेगा उनको। मैं मानता हूं कि जो अमरवाड़ा की सीट है कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कमलनाथ जी का वहां पर काम रहा है और कमलेश शाह वहां व्यक्तिगत रूप से नहीं जीतते रहे, कमलनाथ जी के समर्थन से कांग्रेस के हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर जीतते रहे। तो मैं समझता हूं कमलेश शाह का वही भविष्य होगा जो इमरती देवी का हुआ है। संतोष गौतम जी, कमलेश शाह को आप भले ही इमरती देवी कह रहे हो कि वो वहां से करार कर दिए जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 बीजेपी के पास, और अमरवाड़ा जो आप कांग्रेस का गढ़ बता रहे हैं वहां से 15,000 ज्यादा वोट पड़े थे बीजेपी को बनिस्बत कांग्रेस के उम्मीदवार। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, एक तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नेचर में फर्क होता है और हमेशा वही परिस्थिति रहेगी, आवश्यक नहीं है। कमलनाथ जी पूरी ताकत झोंके हुए, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत झोंके हुए, और हमारी चुनाव में जो रणनीतिक चूके रही है लोकसभा में, उन सबको हम दुरुस्त करके पूरी ताकत के साथ भिड़े और भारतीय जनता पार्टी की एक भी चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। घनश्याम पेरोनिया जी, ये भी हो सकता है कि जो जनता बहुत वफादार रही हो कांग्रेस पार्टी के लिए, कमलनाथ की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता का मिजाज रहा हो, कहीं ये तो नहीं कि जो लोकसभा चुनाव में जनता ने सीट दे दी बीजेपी को, उसके लिए वो बैलेंस करते हुए कहीं सिंपैथी, सहानुभूति कमलनाथ को मिल जाए, इसीलिए आपकी जो पूरी की पूरी सेना है वहां पर डटी हुई है? तो देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा ना कि कांग्रेस के लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव में भी इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी बार बार आ रहे हैं, अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग है और उसके हेतु वो चुनाव में लगते हैं। अब कांग्रेस में भैया बड़े नेता होते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता रहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिद्दत के साथ अमरवाड़ा में कमल कैसे खिले इस हेतु लगे हैं। और मैं भी प्रजापति जी को भी सुन रहा था और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है जैसे एक मोटा मोटा उदाहरण यही है कि अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और अगर कमलनाथ जी का इतना बड़ा भारी वहां पर प्रभाव होता तो 15 से लेकर 20,000 के बीच में जो हमें वहां लीड मिली है बंटी साहू जी को, वो बरकरार रहेगी। और शाह साहब का जो अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना एक समाज में उनका अपना एक वर्चस्व है, उनका अपना एक ओहदा है, उनको जो सम्मान है वो सम्मान के आधार पर वो जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए इतने सारे काम किए हैं, इन वर्गों के कल्याण के लिए जो योजना बनाई है, हम देखेंगे तमाम सारे काम इन वर्गों के लिए अगर गिनाना चाहें तो मैं समझता हूं बहुत सारे काम हैं। इन सारे कामों के आधार पर आप देखेंगे जनता जनार्दन अमरवाड़ा की कमल के फूल पर ही बटन दबाएगी। ठीक है। और राकेश प्रजापति जी, यहाँ पर मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी। जो अस्मिता होती है उसको लेकर जो ग्रामीण अंचल की जनता होती है, जो बहुत सरल और सहज होती है अपने व्यवहार में, लेकिन वो अपनी अस्मिता को लेकर बहुत सजग रहती है, सतर्क रहती है और जागरूक भी रहती है, बहुत वोकल भी रहती है उसको लेकर। दो बयान सामने आए, एक तो नकुल नाथ ने गद्दार कहा था कमलेश शाह को, और दूसरा जो अभी जीतू पटवारी ने कहा था कि कमलेश शाह को लेकर कि वो शराब पीने के शौकीन है और हमारे उम्मीदवार तो धर्म और पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। क्या धीरेन्द्र शाह इनावती को लेकर उतनी कड़ी चुनौती कांग्रेस दे पाएगी, और क्या इस तरह के बयानों का असर पड़ेगा वहां पर पॉलिटिकल टेम्परामेंट बढ़ाने में? देखिए अर्पणा जी, मेरा मानना यह है कि आदिवासी अंचल, जहां तक ये बयानों की बात है कि शराब और ये तो आदिवासी संस्कृति के अंदर शराब पीना एक आम बात होती है, उनकी देवधामी और पूजन के अंदर भी शराब की अनिवार्यता है, तो ये बात उसकी नहीं है। धीरेन्द्र शाह के नाम जहां तक बात है, क्योंकि वो आंचल कुंड दरबार से जुड़े होने और सेवादार होने की वजह से उसका वायदा और लोगों के प्रति आस्था का केंद्र रहा है। लोगों ने लगभग 200 सालों से आदिवासी अंचल के अंदर आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहा है। धीरेन्द्र शाह चूंकि उस सेवादार परिवार से आते हैं, इसलिए उनके प्रति लोगों का जुड़ाव और उनका समर्पण, आस्था के अब ये जो चुनाव है आस्था और वोटिंग के राजनीति का मामला है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में पहली बार मुझे ये देखने को मिल रहा है, खासकर छिंदवाड़ा जिले के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति के ऊपर अपने कार्ड खेलती थी, मगर पहली बार कमलनाथ ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है और उन्होंने पहली बार धर्म के आड़ लेकर धीरेन्द्र शाह को जो इसी सवाल को लेकर एलिया जी मैं आपके पास आ रही, क्योंकि वह बहुत कम समय बचा हुआ है। क्या धीरेन्द्र शाह इनावती से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था कांग्रेस के पास बतौर उम्मीदवार? देखिए नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रत्याशी चयन में कमलनाथ ने जो जी एलिया जी नाम तय किया है, वो निश्चित रूप से मैं इनसे सहमत हूं प्रजापति जी की बात से कि वो प्रत्याशी तो कांग्रेस को इससे बेहतर नहीं मिल सकता था। एक बात ये भी है कि जैसे अभी कहा कि कोई दल बदल अगर कर लेता है तो फिर उसको गद्दार कहना मुझे लगता है ठीक इसलिए नहीं है कि ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो किस दल में रहेगा। जनता तय करती है कि उसका कदम सही था या नहीं था। कमलनाथ की सरकार जब गिरी थी, जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन थी, उनमें से ज्यादातर लोग जीत गए थे, कुछ लोग उसमें से हार भी गए थे, राजस्थानी कारण भी होते हैं। तो अब कमलेश आका का जो दल बदल है वो जनता तय कर देगी। कितने दिनों तक वो कांग्रेस के विधायक थे तो अच्छे थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो गद्दार हो गए, ऐसा नहीं है। मतदाता तय करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ही अंतिम निर्णायक होता है, जज होता है। और संतोष गौतम जी कह रहे हैं कि वो कमलेश शाह इमरती देवी कर दिए जाएंगे जनता द्वारा। नहीं, लेकिन इमरती देवी की हम बात करेंगे तो फिर जीतू पटवारी ने जो इमरती देवी के बारे में कहा था तो वो एक प्रसंग भी सामने आएगा। तो इस तरह की बातों का मतलब नहीं है। वो जनता की बात यह है कि कमलेश शाह ने कांग्रेस में विधायक रहते वहां क्या किया और भारतीय जनता पार्टी में आकर वो क्या करेंगे और क्या लोगों का भला कर पाएंगे। जनता को इस आधार पर वोट देना चाहिए, मतदाता को किसी इमोशन में आने के बजाय वो व्यक्ति को देखना चाहिए, प्रत्याशी को, और फिर राजनीतिक दल को देखना चाहिए काम किया गया है क्षेत्र के लिए या नहीं किया गया, वादे कितने निभाए गए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।